आप सभी का भौतिक विज्ञान क्लास में स्वागत है। आज आप सबको स्थिर वैद्युत की चैप्टर पढ़ाएंगे। ये भौतिक विज्ञान 12वीं के क्लास का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युत की समझते हैं। जैसा कि कॉपी में लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो, फिर दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश, स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर। अर्थात इसकी परिभाषा निकल के आएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमने परिभाषा में दिखाया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसमें पहली चीज आती है मूल आवेश। तो मूल आवेश की परिभाषा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। फिर बात आती है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे यदि किसी आवेशित क्षण को कागज के टुकड़े के साथ लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस क्षण पे चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित क्षण पर ये कागज के टुकड़े नहीं चिपकते। ऐसे ही हम लोग कुछ उदाहरण देखते हुए स्थिर वैद्युतिकी को समझेंगे। अब बात आती है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश किसे कहते हैं? तो आपको जैसा कि परिभाषा में आपको बताया है, धनावेश को पहले तो इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। धनावेश की परिभाषा निकल के आती है किसी वस्तु पर धनावेश सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी को जहां दर्शाया जाए वह धनावेश कहलाता है। इसी तरीके से ऋणावेश को समझते हैं। किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। हम लोग कुछ उदाहरण को ध्यान में रखते हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को समझेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? जो सजातीय होते हैं अर्थात समान प्रकृति के आवेश हमेशा प्रतिकर्षण के गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन विजातीय अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण के गुण विद्यमान रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कुछ आवेशों के मूलभूत गुण होते हैं, उन मूलभूत गुणों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है बीजगणितीय प्रतिफल। तो आमतौर पे आपको बता दें कि आवेशों का नियम बीजगणितीय नियम का पालन करता है। बीजगणितीय नियम को समझते हैं। जैसे एक हमने प्रश्न बताया है कि माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम उपस्थित है, तो निकाय की कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है। तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा? -2 माइक्रोकूलाम ++2 माइक्रोकूलाम ++4 माइक्रोकूलाम। -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? +4 माइक्रोकूलाम। जैसे हमने आपको बताया कि वैद्युत आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, वैसे ही आपको बता दें जो आवेश होता है वह संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। संरक्षण का नियम क्या होता है? प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अब हम लोग मेन इसकी इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? देखिए, हमने परिभाषा लिखी हुई है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज होती है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका सामान्यतः सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा E का जो मान होता है वह 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। एक इसमें से प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/2E, दूसरा है 3/4E, तीसरा है 4E, चौथा है 7/8E। तो आपको बता दें, आवेशों का क्वांटीकरण कहता है कि जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यह एक पूर्णांक के रूप में दे रखा है। ये जो बाकी सभी मान दे रखे हैं 1/2, 3/4, 7/8, इसका एक निश्चित मान नहीं है, अर्थात यह पूर्ण गुणज स्थिति में नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अगला एक प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं। तो आपको सूत्र बताया है Q बराबर NE होता है, N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो N बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N जो है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है। आपको रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जो मान N का निकल के आएगा वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आएगा। अब मेन चीज है, इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई। तो पहली बात यह है कि वैद्युत आवेश जो होती है एक अदिश राशि है। दूसरी बात यह होती है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, वैद्युत धारा। तो वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो Q बराबर IT, जहां पे I क्या है, धारा को प्रदर्शित करता है, Q क्या है, आवेश को प्रदर्शित करता है, और T क्या है, समय को प्रदर्शित करता है। ये सभी का अपना मात्रक भी होता है। जैसे I है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अर्थात इसको हम एम्पियर में लेंगे। Q आवेश है, इसको हम कूलाम के रूप में लेंगे, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। T समय है, समय को हम लोग सेकेंड के रूप में लेंगे। अब एक उदाहरण को समझते हैं इससे जुड़ा हुआ। एक प्रश्न है, किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है Q बराबर IT होता है, तो I बराबर Q अपॉन T हो जाएगा। तो यहां से I बराबर 2 एम्पियर निकल के आएगा। इसी तरीके से हम लोग वैद्युत आवेश की विमीय सूत्र को समझते हैं। तो सूत्र पता है आपको, Q बराबर IT होता है, I यहाँ पे क्या है, I वैद्युत धारा है, T यहाँ पे क्या है, समय है। तो I वैद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, T समय, इसका मात्रक सेकंड होता है। यदि हम इसको विमीय रूप में देखते हैं तो आपको पता है कि इसको हम फोरियल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो Q बराबर फोरियल ब्रैकेट में A लिख दिया, फोरियल ब्रैकेट में T लिख दिया। इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो Q बराबर AT आ जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना होता है। अगली बात है आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां क्या होती हैं? तो पहली बात ये आती है कि जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है, अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, आवेशन की विधियों में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, तो दोनों आवेशों में अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमने कह दिया कि कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा गया, तो दोनों पदार्थों में अलग अलग प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। अर्थात कांच की छड़ में धनावेश तथा रेशम की छड़ में ऋणावेश उत्पन्न होता है। चलिए अगली बात है चालन द्वारा आवेशन। तो आवेशन की इस विधि में
किसी एक आवेशित वस्तु से अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु को आवेशित कर चालन द्वारा आवेशन, इसका मतलब यह है कि आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु में आवेशन का गुण आ जाता है। अब नेक्स्ट बात है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आपको बता दें प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु के समीप लाया जाता है अर्थात बिना स्पर्श किए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे ही स्थिर वैद्युत प्रेरण का नियम कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, ये एक अनावेशित वस्तु है और ये एक आवेशित वस्तु है। इसको हमने स्पर्श नहीं कराया है लेकिन पास लेके गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आवेशित जो वस्तु है इसके पास जो अनावेशित वस्तु की सतह है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया है। ये चालन की आवेश, ये कुछ विधियां हैं आवेशन की, वो हमने आपको बताई हैं। नेक्स्ट बात आता है कूलाम का नियम। ये इम्पॉर्टेंट है और स्टार्टिंग यदि चैप्टर्स की बात किया जाए तो कुछ डेरिवेशन की जो शुरुआत होती है कुछ यहीं से शुरू होती है। तो पहला तो कूलाम का नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल को पहले हम लोग समझते हैं। वैद्युत बल का मतलब होता है ऐसा बल जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान रहता है तो उसे वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण का गुण है या तो प्रतिकर्षण का गुण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य वैद्युत बल का गुण विद्यमान है। तो इसकी परिभाषा निकल के आएगी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दोनों बातें जो दोनों समीकरण निकल के आई हैं ये स्टेटमेंट के माध्यम से आई है। स्टेटमेंट कह रहा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर कह रहा था तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या हम कह सकते हैं F एंटी प्रोपोर्शनल टू r²। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, 1 और 2 से क्या जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसका एक मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, इसका मान हम लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को रखा लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके गए। एप्सिलॉन नॉट नीचे था, हर में था, उसको अंश में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ या इसका मान निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट का कि 8.85 × 10⁻⁻12 यहाँ पे कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, बाकी सबको राइट हैंड साइड, तो यहां से क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिए 4π जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म का ना तो कोई मात्रक होता है ना तो कोई विमा होती है, तो यहाँ से इसका ना तो कोई मात्रक हो जाएगा ना तो कोई विमा हो जाएगी। तो F का न्यूटन होता है, न्यूटन की बल की जो विमा होती है वो mLt-2 होती है, हमने लिख दिया। आपको पता है आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है, दोनों आवेश दे रखे हैं AT और साथ में AT, दोनों को 4 रियल ब्रैकेट में लिख दिया है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो विमा आएगी वो m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a²।
ये यहां से एप्सिलॉन नॉट की विमा निकल के आएगी। चलिए, समीकरण जो आया था वो आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने क्या किया, इस समीकरण में दोनों आवेशों का मान 1 कूलाम ले लिया तथा बीच की दूरी को हमने 1 मीटर ले लिया। तो F का मान जो आएगा वो 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन होगा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, परिभाषा निकल के आएगी 1 कूलाम आवेश जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात अथवा वायु में रखा है, इसी परिमाण के अन्य सजातीय आवेशों को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का बल प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि ये हमने महत्वपूर्ण बिंदु में बताया था, दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का गुण तथा दो विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का गुण पाया जाता है। एक चीज हमने महत्वपूर्ण बात लगी, उसको हमने नोट में बताया है, दर्शाया है। ये बताया है कि यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, अर्थात कोई सुचालक पदार्थ, कांच, मोम, कागज आदि को रखा जाए तो वैद्युत बल कितना होगा, तो वैद्युत बल का मान कितना होगा। अर्थात यहां पर हम क्या करेंगे, इनके मध्य वैद्युत बल की बात करेंगे तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां के क्या है, ये परावैद्युतांक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट परावैद्युतता, मतलब विशिष्ट परावैद्युतता है, या हम लोग इसको परावैद्युतांक बोलते हैं। आपको एक चीज बता दें कि ये जो कुचालक पदार्थ होता है उसको हम लोग परावैद्युत भी बोलते हैं। तो यहां से आपको, यदि हम आपसे पूछ लें कि जो समीकरण F निकल के आया था बिना परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में, उसमें तथा निर्वात और वायु के स्थान पर यदि परावैद्युतांक रख दिया जाए तो वैद्युत बल, दोनों में क्या संबंध निकल के आएगा। तो आपने देखा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये समीकरण तब आया है जब निर्वात तथा वायु है, इस पर वैद्युत बल का मान आया है। जब निर्वात और वायु के स्थान पे कोई परावैद्युतांक के रख दिया जाता है तो समीकरण आता है Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, F/Fm बराबर K। एक और चीज आपको बता दें कि जब हम कभी किसी परावैद्युतांक, या हम ये कह सकते हैं जब किसी परावैद्युत माध्यम पर परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखा है, तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर एक कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, या वैद्युत बल का अनुपात क्या होता है, इसको समझते हैं। तो आपने देखा कि यदि सूत्र में एप्सिलॉन नॉट के की जगह एप्सिलॉन लिख दिया जाता है तो ये क्या आ जाता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन को बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता। लेकिन आपको चीज और बता दें कि जब भी हम कभी भी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में संबंध की बात करते हैं तो उसका संबंध आता है के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये भी हम कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आपको बता दें कि जब हम सदिश रूप में निरूपित करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, साथ में आ जाता है R कैप। R कैप क्या है, ये एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है, एकांक सदिश का मान भी होता है। R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर R को हम लोग R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ पे R कैप लिखा है, R कैप की जगह हमने क्या लिख दिया, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, या हमने यहाँ पे R लिख दिया। तो यहाँ से
इसका मान देखेंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, इसके मान रख देंगे ये, तो ये आ जाएगा वेक्टर आर अपन आर, आर और आर स्क्वायर यदि आपस में गुणा करेंगे तो आर की घात 3 आ जाएगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब वेक्टर आर।